यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी को लेकर एनआईए की टीम छापेमारी करे। देश भर में 72 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। यूपी के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी छापा पड़ा है। पीलीभीत में हथियार सप्लायर के घर भी एनआईए की टीम पहुंची है। बवाना गैंग, लॉरेंस गैंग, टिल्लू गैंग के अपराधियों से पूछताछ के बाद एनआईए ने छापा मारा है। एजेंसी को इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते भारत में हथियार तस्करी हो रही है और उसी सिलसिले में छापे पड़े हैं। मुंबई में बीती रात मशहूर सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हो गया। जानकारी के मुताबिक लाइव परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही सोनू निगम वापस निकले उसी वक्त सीढ़ी उतरते वक्त ये वारदात हुई। इसमें से उनका एक करीबी जख्मी हो गया है। धक्का मुक्की का आरोप शिवसेना उद्धव गुट के विधायक के बेटे पर है। सिंगर सोनू निगम शो खत्म कर निकले थे। सीढ़ी से उतर ही रहे थे, तभी एक शख्स ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। वो सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन सेल्फी के लिए धक्का मुक्की की वजह से सोनू निगम की टीम का एक सदस्य सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे चोट आई। घटना की वजह से अफरा तफरी मच गई। फौरन सोनू निगम के करीबी जख्मी रब्बानी को अस्पताल ले जाया गया। धक्का मुक्की में एक और टीम मेंबर नीचे गिर पड़ा। खुद सोनू निगम भी सीढ़ियों पर ही लड़खड़ा गए। जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में, मैंने चाहिए स्टेप पे। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया। अगर मैं साइड में तो मैं गिर जाता। मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। बस अगर नीचे कुछ लोहा होता गया था वो। धक्का मुक्की का आरोप शिवसेना उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फातेपेकर के बेटे स्वप्निल फातेपेकर के खिलाफ है। सोनू निगम ने देर रात उसके खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई। प्रिलिमिनरी अब तक तो जो बात हमारी कंप्लेनेंट से हुई तो इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। सोनू निगम चेंबूर फेस्टिवल के आखिरी दिन परफॉर्म करने के लिए पहुंचे थे। उधर बेटे के करतूतों की जानकारी मिलते ही विधायक भी चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचे। एजाज खान और देवेश सिंह के साथ अमित त्यागी, मुंबई आज तक। अब खबर तुर्की से भारत लौट आई रेस्क्यू टीम की। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली एनडीआरएफ की टीम भारत लौटी है और उनकी वापसी होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देवदूतों से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी की जमकर तारीफ की और उनके मिशन को सराहा। जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी, मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक बार फिर से गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है, निशाना साधा है। राहुल ने अपने संसद में उठाए गए सवाल का भी जिक्र किया। हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अडानी जी के लिए थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता से जुड़ा विवादित बयान दिया तो बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में और वाराणसी में एफआईआर दर्ज करवा दी। पवन खेड़ा के विवादित बयान पर उस वक्त उन्होंने बयान दिया जब अडानी के मसले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको सुनाते हैं वो बयान। इसकी कुदृष्टि है जहां से सच निकल कर आ सकता। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी।
पवन खेड़ा के इस विवादित बैन को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चुनावी दौरे पर नागालैंड पहुंचे गृह मंत्री ने मौन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह भाषा राहुल गांधी की भाषा है और ऐसी बोली का परिणाम कांग्रेस भुगतेगी। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, 2024 में कांग्रेस पार्टी दूरबीन से भी खोजने पर नहीं मिलेगी। तो कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। अमित शाह के हमले के बाद पवन खेड़ा ने सफाई भी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं तब तो कुछ नहीं बोलते। खेड़ा ने यह भी कहा कि हमने प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया है, न हमारे ऐसे संस्कार हैं। यह है ट्वीट पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा अपने ट्वीट में सफाई देते हुए यह बात लिखते हैं कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री का हमारे पूर्वजों का अपमान किया जाता है तब आप ये बात क्यों नहीं सोचते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्वजों का भी अपमान आप लोग करते हैं तब तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हमने अपमान नहीं किया है प्रधानमंत्री मोदी के पिता का, ना हमारे ऐसे संस्कार हैं। खबरें सुपरफास्ट में अब अगली खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई। नड्डा कर्नाटक के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में कल वो श्रृंगेरी पीठ में पहुंचे और उन्होंने वहां पर बैठकर पूजा अर्चना की। सोमवार को ही उदुपी में उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां परिवारवादी और वंशवादी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो क्या बांग्लादेश कहलाएगा। आज तक संवाददाता रविश पाल सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धर्मांतरण के पीछे विदेशी ताकतें हैं। लोग हैं, आपने मंच पे कहा भी कि आप किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, कट्टर अपने सनातन धर्म के लिए हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो प्रलोभन देते हैं? क्या कौन सा सिस्टम है जो लोगों को धर्म बदलवाता है? धर्म तो नहीं, पर पंथ में जाते हैं दूसरे, अपने एक निजी वैचारिक मत में लोग जाते हैं, जिससे हमारी सनातन और प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं। तो ऐसे लोग हैं, विदेशी हैं, और वो चलते रहते हैं। हमने घर वापसी सबकी नहीं, उसमें कुछ थे, बाकी सब नहीं थे। कुछ परिवार वाले भी थे, उनके कुछ लोग नहीं भी जा रहे थे। उसमें 2 प्रकार के लोग आए थे, उसमें 5, 6, 7, 8, 10 लोग थे जो वास्तविक बन गए थे, वापस हुए घर वापसी। वैसे सब सनातनी है। अब अगली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। कई दिनों से बगावत की राह पर चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू का साथ छोड़ दिया। कल उन्होंने आधिकारिक ऐलान करते हुए बताया कि उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। लगातार उन्होंने एमएलसी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इसकी खुशी उनके समर्थकों में दिखी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर आतिशबाजी की और उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ भी ली। अब अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को सरेआम अगवा करने की कोशिश की। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नेशनल हाईवे पर देखिए कि कैसे कुछ लोग पीड़ित को पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के बीच का विवाद है। पुलिस की माने तो अभी तक किसी ने भी मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। अब एक खबर आंध्र प्रदेश के गन्नावरण इलाके की है, जहां पर तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर तोड़फोड़ हुई, उपद्रव हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। वहां पर पथराव हुआ। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उपद्रवियों को रोक पाना मानो उनके लिए नामुमकिन सा था। टीडीपी ने इस हंगामे, इस हमले, इस तोड़फोड़ के लिए वाईएसआरसीपी को जिम्मेदार ठहराया है। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। कल उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई लोग इसमें हिरासत में लिए गए। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों की माने तो उन्हें 7 साल से वेतन नहीं मिला और वो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे।
खबरें सुपरफास्ट में अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सुधाकर कश्यप ने जूतों से भरी हुई गठरी को अपने सर पर उठा लिया और अपील की कि कश्यप समाज एकजुट हो। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है।